हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है टिम कुक जी की, तो वो एप्पल को छोड़ रहे हैं। 1 सितंबर को छोड़ देंगे। अब जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, जो उनके हार्डवेयर इंजीनियरिंग को लीड कर रहे थे, जॉन, वो ज्वाइन कर रहे हैं। आज से ऑलमोस्ट कुछ 7-8 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई टिम कुक जी को छोड़ देना चाहिए कंपनी को, और कहीं ना कहीं एप्पल की डायरेक्शन लग रही थी। क्योंकि देखो, मैं आपको पूरा गेम समझाता हूँ, एप्पल की पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले एप्पल को जो चला रहे थे, ऑल दो बीच पे रोल चेंज होते हुए दिखाई दिए, बट स्टीव जॉब्स से एप्पल का मान लो ब्रेन। स्टीव जॉब्स थे भाई, डिजाइन, यूआई, एस्थेटिक्स अच्छे होने चाहिए, प्रीमियमनेस होनी चाहिए, मतलब बेसिकली ब्रांडिंग का सारा काम किया। अब वो कंपनी का इथॉस बन गया। जब वो गए तो टिम कुक जी ने ज्वाइन किया। अब वो थे ऑपरेशन वाले बंदे, तो उन्होंने कंपनी को ऑपरेशनली बहुत एफिशिएंट बनाया। मासेस तक फोन्स पहुंचते हुए दिखाई दिए, अलग अलग वर्टिकल ऑफ लैपटॉप्स निकाले गए, अलग अलग रेंज में चीजें निकाली गई, और कहीं ना कहीं एप्पल की मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा बूस्ट करती हुई दिखाई दी। $350 बिलियन की थी जब इन्होंने ज्वाइन किया था, और $4 ट्रिलियन के ऊपर छोड़ के जा रहे हैं भाई ये। अब शेयर प्राइसेस देखो कैसे भागे हैं। पर पिछले 1-1.5 साल से ऐसा लग रहा था कि एप्पल रेस को हारता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि एप्पल ने टेक्नोलॉजिकल लीप्स नहीं लिए। एप्पल ने जब अपना M1 प्रोसेसर निकाला तो उसने पूरी मार्केट में तबाही ला दी, जिसकी वजह से एप्पल का अडॉप्शन ऑल टाइम हाई जाता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारे लोगों ने मैकबुक लिए जो कि कभी एप्पल यूजर नहीं थे, वो एप्पल यूजर बनते हुए दिखाई दिए, टिम कुक की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी की वजह से भी। तो यहाँ पर जो इनके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, जो अभी नए CEO बनेंगे, वो भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये सारा इंजीनियरिंग का काम किया था। बट एआई के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा था। एप्पल इंटेलिजेंस की बातें तो करी गई, आया कुछ भी नहीं। सबके सब वेट कर रहे हैं एप्पल के अंदर कुछ होगा होगा होगा, कुछ ही नहीं हो रहा, बस डिले हो ही जा रहा है। अब जल्दी ही एप्पल का इवेंट होने वाला है, और माना जा रहा है कि उस टाइम में नया सीरी का अनाउंसमेंट होगा, जो कि शायद जेमिनी से या गूगल वालों से जो मॉडल बनाया होगा उसका कुछ एप्पल वर्जन होगा, जो कि मैक डिवाइसेस में या फिर फोन के अंदर चलता हुआ दिखाई देगा। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। तो अब एक नई एरा शुरू होगी जहां पर हम एआई एजेंटिक चीजें देखेंगे आईफोन और मैक्स के अंदर। तो तभी जो इनकी इंजीनियरिंग VP है वो आ रहे हैं, और जब ये बोर्ड के अंदर डिस्कस किया गया तो भाई किसी ने भी अपोज नहीं किया इस डिसीजन को। बाकी एलॉन मस्क की बात करके चले तो 2025 के अंदर उन्होंने $1.4 बिलियन के स्पेसएक्स के शेयर्स को बायबैक किया था, और ये बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये था कि उनको पहले से ही बिलीव था कि स्पेसएक्स बढ़ रहा हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि स्पेसएक्स, ऑलमोस्ट मैं 2-2.5 साल से बोल रहा हूँ कि भाई मुझे टेस्ला पसंद नहीं है, स्पेसएक्स ज्यादा पसंद है, स्पेसएक्स ज्यादा पसंद है। क्योंकि टेस्ला उतना बड़ा चेंज नहीं ला रहा जितना स्पेसएक्स लाएगा। ऑल दो अब $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर IPO लेके आएंगे, और ये एलॉन मस्क बीइंग एलॉन मस्क हवाबाजी तो बढ़िया करते ही है। तो ये 2 ट्रिलियन से 3-4 ट्रिलियन कब पहुंच जाएगी हमको पता नहीं लगेगा। फिर मैं इसको भी क्रिटिसाइज करूंगा, फिर मैं कहूंगा भाई मेरे को ये कंपनी भी पसंद नहीं है। क्योंकि हर चीज सब्जेक्टिव टू वैल्यूएशन ही होती है। कौन सी चीज कितने रुपए में आ रही है ना, उसके हिसाब से ही मैं पर्सनली जज करता हूं। तो देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव लिया इन्होंने। 2025 के अंदर कंपनी के शेयर बायबैक किए, उसके बाद में अभी स्पेसएक्स और XAI का मर्जर होता हुआ दिखाई दिया, इनकी होल्डिंग बढ़ गई। ये भाई सैलरी भी नहीं लेते कंपनी से। अगर देखा जाए 2025 की इनकी सैलरी $54,080 है, जहां पर जो कंपनी के प्रेसिडेंट और CEO है उनको $85.8 मिलियन का कॉम्पनसेशन मिला था 2025 के अंदर। US के अंदर हाईएस्ट पेड एग्जीक्यूटिव थे वो। अब एलॉन मस्क क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो पैसे नहीं लेते हैं, वो इक्विटी लेते हैं, उनका ध्यान इक्विटी में ज्यादा है। इसके अलावा एलॉन मस्क सुपर वोटिंग शेयर्स भी अपने पास में होल्ड करना चाहते हैं स्पेसएक्स का IPO आएगा उसके बावजूद भी। क्योंकि ऐसा देखा जाता है ना कि कंपनी से ही बंदों को निकाल दिया जाता है। सबसे बड़ा जो अभी तक का एग्जांपल है वो यही है कि भाई स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, फिर उसके बाद उनको वापसी लेके आए, बट निकाल दिया था। अगर कंपनी चलती रहती शायद आज यहां नहीं होती, बट अगर कंपनी का हाल बहुत बुरा ना होता तो आज हम शायद स्टीव जॉब्स कहते ही नहीं कि भाई स्टीव जॉब्स वाली स्टोरी गलत थी या जो भी था। सिमिलरली अभी जो रिपोर्ट्स कह रही है कि सैम ऑल्टमैन को भी OpenAI से फिर से निकालने की कोशिश करी जा रही है। तो इसलिए ना थोड़ा वोटिंग राइट वाला रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सैम ऑल्टमैन की तो होल्डिंग भी नहीं है कंपनी में। बाकी भाई वीडियो में आने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लाइक का बटन नहीं दबाया है, और भाई साहिल करने वाले चैनल पे फाउंटेन फिल्टर का एपिसोड आ चुका है, जहां पे आशीष कश्यप, जिन्होंने GoIBO भी बनाया है, उन्होंने बताया कि कैसे बिजनेस चलाया जाता है, टीम्स को कैसे हैंडल किया जाता है,
और एआई के बारे में भी अच्छी खासी बात करी है। जिनको लगता है एआई कुछ नहीं करने वाला, इतने बड़े टॉप बंदे की बात सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा एआई क्या क्या करने वाला है और उससे बचना कैसा है वो भी बात करी गई है। बाकी 2026 के अंदर ही 73,000 से ज्यादा टेक लेऑफ्स हो चुके हैं ऑलरेडी। 95 से ज्यादा कंपनीज ने लोगों को निकाला है। मेटा 8,000 लोगों को निकालने का प्लान कर रहा है मई के महीने के अंदर। ओरेकल भी 20,000 से 30,000 एम्प्लॉयज निकालने की बात कर रहा है, जहां पर माना जा रहा है 12,000 के आसपास एम्प्लॉयज तो इंडिया से निकलते हुए दिखाई देंगे। तो जो बोलता है एआई कुछ नहीं कर रहा है, एआई रिप्लेस कर रहा है। अब एआई उस स्टेज पे पहुंच गया है। अगर हम Amazon की बात करके चले तो $25 बिलियन एंट्रोपिक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। वो पहले $8 बिलियन का सोचा था उन्होंने, अब उसको 25 ले गए हैं। Amazon तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करेगा ना, क्यों कर रहा है एंट्रोपिक के अंदर। देखो यहाँ पर तो एक और बात भी है कि जो एंट्रोपिक है उन्होंने $100 बिलियन का कमिटमेंट दे दिया है AWS को कि भाई आपके डेटा सर्वर्स हम यूज करेंगे। तो उसको रन करने के लिए जो पैसा है वो AWS वाला एक तरह से दे रहा है। तो मतलब आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, वही पैसा आपके पास में घूम के आ गया, सामने वाली कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई और आपका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे गया। बहुत बढ़िया चीज है। अभी जो रिपोर्ट्स कह रही है सेकेंडरी मार्केट के अंदर एंट्रोपिक की वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से ऊपर है। जस्टिफिकेशन ही नहीं है इन बातों का। अगर मैं पॉली मार्केट की बात करके चलूं तो वो $400 मिलियन रेस कर रहे हैं $15 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। भाई ये $1 बिलियन के थे 2025 के मिड के अंदर, 10 से 15 गुना वैल्यूएशन बढ़ गई है इनकी। ये है क्रिप्टो बेस्ड प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म, बट इनको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। अभी तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी बैठ सकती है कि भाई इतनी ज्यादा वैल्यूएशन क्यों बढ़ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन्वेस्टर का ही गेम है और कुछ नहीं है। बाकी बाइटडांस की बात करके चले तो उनका नेट प्रॉफिट 70% घटता हुआ दिखाई दिया 2025 के अंदर। यहां पर इनका जो ओवरसी रेवेन्यू है वो 48 से 50% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। चाइनीज मार्केट में भी ये 20% ग्रो करते हुए दिखाई दिया है। पहली बार हिस्ट्री के अंदर 30% इनका रेवेन्यू पोर्शन पहुंचा है। अगर ओवरसी मार्केट की बात करके चले तो पहले 25% होता था। तो एक साइड पे इनका रेवेन्यू ड्रास्टिकली बढ़ा है, बट प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया क्योंकि एआई वगैरह के अंदर उन्होंने बहुत खतरनाक लेवल की इन्वेस्टमेंट करी है। इसके अलावा ग्रो की बात करके चले तो 3 लाख करोड़ के टोटल कस्टमर एसेट पहुंच गए इनके Q4 के अंदर। भाई ग्रो इस टाइम पे 14% म्यूचुअल फंड के अंदर है, 15.7% स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर है, 10.6% इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर है। मार्केट डोमिनेंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इनके। अगर मैं इंडिया पोस्ट की बात करके चलूं तो उनका रेवेन्यू 16% बढ़ता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर, 15,296 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। इंडिया पोस्ट डाकघर वाले इतने आगे पहुंच गए, थोड़ा बिलीवेबल नहीं लग रहा बट ऐसा है। और मैं इसके अंदर की बात बता रहा हूँ। कहानी क्या है, इंडिया पोस्ट डिलीवरी ठीक ठाक कर रहा है। एटलीस्ट Tier 1 Tier 2 में तो ठीक है, Tier 3 एंड बियॉन्ड का कुछ भी हो सकता है, बट Tier 1 Tier 2 में सही कर रहा है। तो बहुत सारे D2C ब्रांड्स अब इंडिया पोस्ट की तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि जो एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स थे अब वो बहुत सारी दिक्कतें दे रहे हैं। देखो वो भी पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं बट बहुत सारी बातें खराब हो रही है। एक्चुअली डिलीवरी अटेम्प्ट नहीं किया जाता और बोल दिया जाता हमने डिलीवरी करी है, और वो जो D2C ब्रांड का ओनर है वो भुगत रहा है वो सारे लॉसेस। तो इस चक्कर में इंडिया पोस्ट पे थोड़ा ज़्यादा लोग रिलाई कर रहे हैं इस टाइम पे। बाकी जो सिंधिया जी हैं उन्होंने तो बोला ही था कि अभी इसको एकदम ट्रांसफॉर्म कर देना है, 4-5 साल लगेंगे। लेट्स सी क्या ये प्राइवेट लेवल कंपनी पहुंच पाएगी। ऑल्दो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी से तो आगे चल रही है, बट क्या ये वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक कंपनी इन इंडिया बन पाएगी। बाकी जोलो स्टे की बात करके चले तो फाइनेंशियल ईयर 25 पे 35 करोड़ का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है लॉस रिपोर्ट करना क्योंकि लॉस भाई घटते हुए दिखाई दिया है। कंपनी का रेवेन्यू देखो कैसे भागा भाई, 67.4% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके पीछे इनके खर्चे बढ़े हैं बट लॉसेस इंप्रूव हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यूनिट इकोनॉमिक्स पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एबिटा लेवल पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ₹1 खर्च करने के लिए ₹1.11 खर्च कर रहे हैं। पहले इनका ROCE -81% का था जो कि घट के -23% के ऊपर आ गया है। हाँ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बट इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कैश और बैंक बैलेंस घटता हुआ दिखाई दिया है इनका, 10 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अब आप ये कह सकते हो कि 10 करोड़ है, 35 करोड़ का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है, तो मतलब इनके पास में 4-5 महीने का ही रनवे है ऐसे कैलकुलेट करा जाए तो। बट कुछ पैसा कैश फ्लो में फंसा होगा। जो इन्होंने करंट एसेट की बात करी है उसमें कुछ ना कुछ कैश फ्लो इन्वॉल्व होगा। 137 करोड़ का है वो नंबर।
इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो भाई जो यूएस गवर्नमेंट है, जो टैरिफ चार्ज करे गए थे डोनाल्ड ट्रम्प ने जो लगाए थे देशों के ऊपर, अब वो कंपनीज को वापसी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। $166 बिलियन के टैरिफ वापसी जा रहे हैं, मतलब रिफंड हो रहे हैं कंपनीज को। कस्टमर्स का क्या भाई? अब समझो, मेरे पास में एक चीज आती थी पहले 10 रुपए की, मैं आपको 12 रुपए की बेचता था। अब डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, बेचना तो मुझे था ही, तो पीछे से टैरिफ लगा, मैंने अब वो चीज़ आपको 14 रुपए की बेचनी शुरू कर दी। आपने 14 रुपए की ले ली, अब 2 रुपए मुझे वापसी मिल रहे हैं। तो लॉजिकली पहले जो 2 रुपए का प्रॉफिट होता था, अब मेरा 4 रुपए का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मान के चलो, अगर ये इसी क्वार्टर के अंदर हमको ये सारे रिफंड्स होते हुए दिखाई देते हैं, तो इस क्वार्टर के अंदर जो कंपनीज की बैलेंस शीट होगी वो एकदम ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई देगी, देख लेना। बाकी इंडिया और साउथ कोरिया के अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि 2030 तक $50 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड लेके जाएगी। देखो, इंडिया शायद दे जाएगी क्योंकि हमको डेटा सेंटर में ग्रो करना है, डेटा सेंटर्स बनेंगे, उसके अंदर ये इन्हीं के सारा सामान डालना है मेजरली। तो ऑल्दो कुछ कुछ चाइना साइड से भी आएगा, यूएस साइड से भी आएगा, पर बहुत सारा सामान यहाँ से भी आएगा, वहां से पूरा पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अभी के टाइम पे $27 बिलियन का ये ट्रेड है, ये $50 बिलियन पे लेके जाएंगे। अब मेन बात ये है, ये बायलैटरल ट्रेड में हमारा पोर्शन कितना रहेगा, हम कितना बेचते हैं, वो कितना लेके आते हैं। इसके अलावा आईपीएल टीम्स की बात करके चले तो उनके ओनर्स ने बोला है कि भाई क्रिकेट इज अ स्पोर्ट नॉट अ एंटरटेनमेंट, तो इसके ऊपर 40% टैक्स नहीं लगाना चाहिए। आईपीएल के ऊपर 40% टैक्स लगता है, तो अगर आईपीएल का अडॉप्शन बढ़ाना है तो टैक्सेस को कम करना चाहिए, ओनर्स का ऐसा कहना है। अब ये पहले जब हमारे यहाँ देश के अंदर F1 रेस आई थी ना, उस टाइम पे भी यही वाला सीन हुआ था कि F1 रेस को एज अ स्पोर्ट लेके आना चाहते थे, पर इन्होंने कहा एंटरटेनमेंट है। बट यहाँ पर मेरा एक सवाल है, अगर आईपीएल इज अ एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पर अगर सट्टा लगता है, सट्टा मतलब फिक्सिंग होती है, तो वो तो एंटरटेनमेंट का पार्ट है ना। अगर कोई बंदा किसी को चपेड़ मार देता है या कुछ भी हो जाता है, तो यहाँ पर उनका कुछ बैन वैन फाइन तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो एंटरटेनमेंट का पार्ट है ना। जैसे रेसलिंग होती थी, उसके अंदर कोई मारता था, खून निकलता था, नकली खून होता था, कैप्सूल के थ्रू खून निकालते थे, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट थी। तो ऐसा तो क्रिकेट भी एंटरटेनमेंट है। बीसीसीआई इतना पैसा कमा रहा है, बट वो टैक्स फ्री है। हम जो क्रिकेट देखने के लिए जा रहे हैं, हमारी टिकटें महंगी है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट है। सही है भाई। बाकी जुबलेंट फूड की बात करके चले तो डोमिनोज कैफे को वो इंडिया में लेके आ रहे हैं भाई। डंकिन डोनट छोड़ दिया उन्होंने, अब डोमिनोज कैफे लेके आएंगे, और सारा का सारा डोमिनोज वाला सामान मिलेगा, बस कैफे स्टाइल में मिलेगा, जहाँ ड्रिंक फ्रिंक सब कुछ मिलेगा। थोड़ा सा मतलब ये मान लो प्रीमियमाइजेशन वाला सीन होता है डोमिनोज कैफे। बट कहानी ये है, क्या जरूरत है इंडिया के अंदर डोमिनोज कैफे की? क्या आप जाना प्रेफर करोगे या फिर नहीं? मैं तो नहीं करूंगा। ऑल्दो अब तो मतलब मेरे पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस पिज्जा हट से खराब रहे, बट मेरे लिए क्लियर था कि डोमिनोज फॉर दोस्ती यारी कॉलेज टाइम पे मेरे लिए सही था। बट फैमिली के साथ जब मैं जाता था तो मैं पिज्जा हट ज़्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि आराम से बैठ जाओ, टेबल पे सर्व हो जाता, सब कुछ हो जाता है। तो वही वाला एक्सपीरियंस आपको डोमिनोज में मिलेगा। बाकी हम तो भाई घर पे पिज्ज़ा बना लेते हैं, बेस भी खुद, सब कुछ खुद। इसके अलावा मार्केट की बात करके चले तो भाई मार्केट भागती हुई दिखाई दी है। एफएमसीजी, रियलिटी, बैंक, सब के सब भागते हुए दिखाई दिए है। आप ओवरऑल देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ पे हमारी ये आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो बता वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड डे, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।